हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कविश आईएएस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली फ्रांस जो है वो फर्स्ट कंट्री बन चुका है विश्व में जिसने गारंटी करा है अबॉर्शन को एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यानी कि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करा है और इसके बाद में अबॉर्शन जो होता है उसको इंश्योर करा है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा, यानी कि वहां की जो महिलाएं होंगी उनके पास में राइट होगा अबॉर्शन का। बेसिकली अबॉर्शन जो है वो बहुत सारे कंट्रीज में अलाउड है, दैट इज करेक्ट, बट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो देने के केस में फ्रांस जो है वो फर्स्ट कंट्री बन चुका है। तो इसके बारे में हम काफी इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में भारत में क्या लॉ है इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और सारे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पर क्या लॉ एग्जिस्ट कर रहे हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंडिया में है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पॉलिटी के एंगल से इंडिया और फ्रांस के क्या रिश्ते हैं उसको भी हम जानेंगे और आईआर के पर्सपेक्टिव से भी इंडिया और फ्रांस को हम जानेंगे। तो अगर आप इतना कुछ जानने के लिए रेडी हैं तो वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा और देखने के बाद कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा कि आपको कैसा रिस्पांस लग रहा है, ताकि हम और बेहतर वीडियोस आपके लिए लेकर के आ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ में नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। हम आप सबसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि नोट्स बनाते रहिएगा। आप में से जो भी सिंसियर एस्पिरेंट हैं, जो नॉर्मल देखने के लिए देख रहे हैं व्यूज के लिए वो तो ठीक है, लेकिन आप में से जो एस्पिरेंट हैं वो प्लीज नोट्स बनाते रहिएगा। अब आप हिंदू का आर्टिकल देखेंगे तो यहाँ पर ये लिखा गया है और ये आप देखोगे डेट क्या है, तो 5 मार्च, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे 8 मार्च जो है इंटरनेशनल विमेन्स डे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 8 मार्च को। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि बेसिकली हम सबको पता है कि 8 मार्च को जो हम इंटरनेशनल विमेन्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर बेसिकली जो अमेंडमेंट करा गया उसमें 780 लोग जो है उन्होंने वोट करा इन फेवर कि ऐसा होना चाहिए और इसी के बाद में फ्रांस जो है वो ये लॉ को ला पाया है। अब इसके बाद में आप देखेंगे तो हम नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये आप देखेंगे तो कुछ कंट्रीज के बारे में दिया गया है कि किस तरीके से वहां पर जो लॉज हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इन बिटवीन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सी अबॉर्शन जो है फ्रांस के बारे में तो हमने देखा है कि किस तरीके से फ्रांस में ये इंट्रोड्यूस करा गया है, लेकिन जब भी हम पढ़ेंगे तो इंडिया के इवेंट पे भी हमको इसको ध्यान रखना है कि भारत में ऐसे कौन से लॉज हैं, ठीक है। तो फ्रांस में ऑल्दो 1975 से लीगलाइज था, ठीक है, 1975 से, ये आपको ध्यान रखना है। हमारे देश में उस समय इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी, याद करिए। इसके अलावा आप मतलब भारत के केस में अगर हम आते हैं तो हमारे यहाँ एक लॉ है जिसको कहा जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। ये 1971 का कानून है, अब अमेंड भी करा गया है, उसके बारे में भी हम आएंगे। ये क्या कहता था कि भाई 20 वीक्स तक का अबॉर्शंस जो है वो किया जा सकता है। मतलब अगर एक वुमेन के गर्भ में बच्चा है तो वो 20 सप्ताह तक महिला के पास में राइट होगा कि वो अबॉर्शन करवा सकती है और वहां पर एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर होने चाहिए, मतलब सरकारी डॉक्टर आप कह सकते हो, ठीक है। अब इसमें अमेंडमेंट करा गया। अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है बेसिकली ये आप देखोगे तो 2021 में बेसिकली इसमें क्या करा गया कि यहाँ पे 24 वीक्स कर दिया गया। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब आप नोट्स भी बनाइएगा तो थोड़ा सा इसी तरीके से आप चार्ट में बनाइएगा। तो 20 वीक्स से एलिवेट कर दिया गया 24 वीक्स पे, पहला चीज। और अब जब 20 वीक्स ही रहेगा तो वो कॉन्सेप्ट सेम है कि एक ही रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर होना चाहिए, लेकिन जब आप 20 से 24 पे आइएगा तो फिर अब रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स 2 चाहिए, ठीक है। मतलब एक से काम नहीं होगा, 2 रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स होने चाहिए। और ये कब होगा? 20 से 24 इतना आसान नहीं होगा, ये कुछ एक्सक्लूसिव केसेस में ही होगा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अगर मैरिटल स्टेटस चेंज करना है उस केस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मतलब दूसरे केस में हम देख सकते हैं कि अगर रेप जैसी इवेंट या घटनाएं हुई है महिला के साथ में तो उस केस में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये 20 से 24 वीक्स। अच्छा, 24 वीक्स के बाद भी है, ठीक है। प्रीलिम्स में अगर सवाल आए ओनली 20 to 24 वीक्स इनकरेक्ट, 24 वीक्स के बाद भी है। 24 वीक्स के बाद में आप देखोगे तो स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ वैसे भी स्टेट लिस्ट का पार्ट है। आपको ध्यान है जो 12 शेड्यूल्स हैं उसमें से जो 7th शेड्यूल है, ठीक है, शेड्यूल का ट्रिक्स हमने बताया था लद्दाख वाले वीडियो में। आप लोगों ने जो नहीं देखा है प्लीज जाकर के देखिएगा, बाकी भी वीडियोस आप देखिए चैनल पर, प्लीज पूरा देखिए, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा हर वीडियो से। तो 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, हम सबको पता है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। हेल्थ जो है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, ठीक है, जिसपे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बनाएगा। अब 24 वीक्स से प्लस अगर है उस केस में क्या करना है? उस केस में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली एस्टैब्लिश करेंगे मेडिकल बोर्ड,
ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो मेडिकल बोर्ड होंगे, ये मेडिकल बोर्ड एक्चुअली बताएंगे कि भाई इस केस में महिला को ये राइट दिया जाएगा या नहीं अबॉर्शन को, और कौन से केस में। कैटेगरी सिर्फ एक ही होगा कि जो फीटस होगा वो अबनॉर्मल होगा, यानी कि मां के गर्भ में जो बच्चा होगा वो अबनॉर्मल होगा, लाइलाज बीमारी होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एबनॉर्मेबिलिटी के केस में ही सिर्फ ये हो सकता है। ठीक है, ये आप नोट डाउन करते चलिए। दैट इज व्हाई आई सेड आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये आप बाकी आप लोग खुद से देख सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो ये हमने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। ठीक है, इसी के साथ साथ में कई सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, जैसे कि पोलैंड है, वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि पोलैंड में भी सेम, यूके जो है 24 वीक्स का कॉन्सेप्ट वहां पर भी है। काफी हद तक हमारे देश से मिलता जुलता ही कॉन्सेप्ट आप यूके में भी देखेंगे, और इस तरीके से आप बाकी यूरोपियन कंट्रीज में भी देख सकते हो। तो ये तो ओवरऑल हमने देखा है। जब भी महिलाओं की बात आती है, आप सबको पता है कि किस तरीके से जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, NFSA एक्ट, ठीक है, इसके बारे में शायद आप लोग पढ़े होंगे। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 का है, जिसमें आप देखोगे कि 75% जो रूरल पॉपुलेशन है और 50% जो अर्बन पॉपुलेशन है, इनको क्या किया गया है, आप ओवरऑल 75% और 50%, ये मतलब जो रूरल और अर्बन एरिया में लोग रह रहे हैं, इनको सब्सिडाइज रेट पे फूड ग्रेन्स दिए जाएंगे, और यहाँ पर भी महिलाओं को ही हेड बनाया गया है। ठीक है, तो आप गवर्नमेंट का देखिएगा इनिशिएटिव किस तरीके से सरकार लगातार प्रमोट कर रही है। इसके अलावा आप देखेंगे तो हमारे संविधान में भी कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट जब आप पढ़ते हैं आर्टिकल 15 क्या कह रहा है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, यानी कि महिलाओं की बात यहाँ पे करी गई है। इसी के साथ साथ में आप देखोगे डीपीएससी में भी कई सारे आर्टिकल्स हैं, जैसे कि आप आर्टिकल 42 अगर आप देखेंगे मैटरनिटी लीव की बात करता है, और आर्टिकल 44 जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो जेंडर जस्टिस की बात यूसीसी भी करता है। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, यहाँ तक अगर आपने नोट डाउन कर लिया होगा तो प्लीज हम आगे बढ़ें, और अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा, क्योंकि अब हम इरेज करेंगे। अब हम नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके सामने अगर हम दिखाते हैं, ये कुछ एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है भारत और फ्रांस का। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आप सबसे सिर्फ एक ही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियोस को प्लीज पूरा देखा करिएगा, और आपको गारंटी दिया जा रहा है कि बहुत रिफाइन करके ये कंटेंट बनाया जा रहा है, बहुत एफर्ट लग रहा है, तो इसको आप प्यार देते रहिएगा। अब भारत और फ्रांस की बात जब हम करते हैं पॉलिटी के एंगल से, तो कई सारे सिमिलैरिटीज होते हैं। ठीक है, अब उसके लिए अगर हम बात कर लेते हैं, चलिए अब हम एक सेपरेट पेज पे लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं, ये बेटर होगा, वहां पे आपको शायद उतने अच्छे से समझ में ना आए, तो हम यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब देखिए, इंडिया और फ्रांस, सबसे पहला बात तो ये है कि फ्रांस से हमने क्या लिया है, प्रियम्बल, हम सबने पढ़ा है। प्रियम्बल में देखिए ओवरऑल आपने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी ये पढ़ा होगा। ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। लिबर्टी के ऊपर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में कई बार सवाल पूछा है। लिबर्टी का मतलब आजादी है, लेकिन उस आजादी का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास आजादी है तो हम किसी का मर्डर कर देंगे, ये लिबर्टी नहीं होता है, और यही यूपीएससी ने पूछा था। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, ठीक है, इसकी बात करी जाती है, ये लिबर्टी। ये आप चाहो तो आप मतलब रिस्ट्रेंट्स जो हैं उसके एब्सेंस के बारे में बात करी जाती है। इक्वालिटी हम सबको पता है। ठीक है, इक्वालिटी का चर्चा आपको आर्टिकल 14 में भी देखने को मिल जाएगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, हम उसके बारे में कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेटर्निटी हम सबको पता है कि भाईचारे की बात है। ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है हमने फ्रांस से मतलब प्रियम्बल, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1790 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1790, तो वहां से ये है। इसी के साथ साथ में सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये अगर हम बात कर ले, मेंस में आप जाकर के चेक करिएगा, आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म में क्या फर्क है। अगर हम भारत की बात करते हैं, देखिए इंडिया के केस में अगर हम बात कर लेते हैं, तो इंडिया के केस में आपको हम बताएं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया के केस में जो है वो पॉजिटिव है, जबकि फ्रांस के केस में नेगेटिव है। अब ऐसा क्यों है, व्हाई आई एम सेइंग कि फ्रांस के केस में नेगेटिव है। भारत के केस में जो है वो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं मतलब मैनेज कर सकते हैं रिलीजियस अफेयर्स को। ठीक है, वो कहीं ना कहीं टैक्सेस वगैरह को मतलब तरीके से या प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से सेपरेशन नहीं हुआ है, कंप्लीट सेपरेशन नहीं है स्टेट और रिलीजन का।
हमारे केस में जो है वो स्टेट इंटरवीन कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। फ्रांस में या वेस्टर्न कंट्रीज में नेगेटिव का मतलब है कि स्टेट जो है वो इंटरफेयर कर ही नहीं सकता है, कंप्लीट सेपरेशन है। रिलीजियन अलग है, स्टेट अलग है। हमारे यहाँ दोनों साथ में चल सकते हैं। हमारे यहाँ अगर हज यात्रा को लेकर के सब्सिडी दिया जा रहा है तो कैलाश मानसरोवर यात्रा पे भी दिया जाता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि सेक्युलरिज्म जो है वो हमारे यहाँ मतलब पॉजिटिव कहा जाता है और नेगेटिव कहा जाता है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा भी आप अगर देखेंगे तो फ्रांस से बेसिकली फ्रांस एक आप एग्जांपल कह सकते हो कि फ्रांस जो है वो एग्जांपल है किसका, यूनिटरी का। यूनिटरी मतलब कि कंप्लीटली सेंटर जो है वो डोमिनेट करेगा। इंडिया फेडरल का एग्जांपल है, ये भी आप डिफरेंस आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्वाजी फेडरल मेंशन करा था केसी बियर ने। ठीक है, तो फेडरल आप ध्यान रख सकते हैं। केसी बियर के बारे में आप सबने पढ़ा होगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या डिफरेंसेस हैं, देखिए हेड ऑफ स्टेट जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट होता है, नॉमिनल हेड, रियल हेड, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो है उनको हम रियल हेड मानते हैं। ठीक है, और ये 5 साल के लिए चुन करके आते हैं। फ्रांस में प्रेसिडेंट होते हैं रियल हेड और ये 7 साल के लिए होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्रांस इसीलिए फॉलो करता है सेमी प्रेसिडेंशियल, ये आप कीवर्ड ध्यान रखिएगा। फ्रांस फॉलो करता है सेमी प्रेसिडेंशियल। ठीक है, उनके यहाँ जो है वो 7 इयर्स का टेन्योर है। और इंडिया के केस में हमने देखा कि भाई भारत में 5 साल का होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं बेसिक जो आप लोग ध्यान रखिएगा। और आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई हैं। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इन सभी चीजों को डिस्कस करा है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है, आप सब इसका तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप नोट्स बनाइएगा तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आप सबको। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि एरियाज ऑफ कोऑपरेशन इंडिया और फ्रांस के बीच में क्या है आईआर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो अगर आप मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स आप निकाल सकते हैं, ये आपको रिफाइन करके हम एक ही जगह पे दे रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप चैनल से जुड़े रहिए, काफी बेहतर कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर भारत और फ्रांस आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से जियोपॉलिटिकल पॉइंट लिखा है, तो कई सारे डायमेंशंस होंगे। तो जब भी आप मतलब शोकेस करिए, आप इस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में। सबसे पहला बात तो ये है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें जो परमानेंट 5 कंट्रीज हैं, ठीक है, आप सब कमेंट करके भी बताइएगा। तो यहाँ पे परमानेंट 5 में यूएसए है, यूके है, रशिया है, ठीक है, इसके अलावा चाइना है। ये आपको बेसिकली परमानेंट 5 में देखने को मिल जाएंगे और साथ ही साथ में मतलब ओवरऑल फ्रांस भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये है। अब ये तो परमानेंट 5 में आते हैं। अब यहाँ पे रिफॉर्म्स की भी बात आती है, इसीलिए G4 नेशंस भी बनाया गया है। यहाँ पे ही हम लिख दे रहे हैं G4 नेशंस। ये G4 में आप देखेंगे तो इंडिया आता है, जापान आता है, जर्मनी आता है और ब्राजील आता है। क्योंकि आपको पता है साउथ अमेरिका से जो है वो कोई भी कंट्री यहाँ पे नहीं है परमानेंट 5। हमने साउथ अमेरिका का कोई भी देश नहीं देखा है, इसीलिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है। भारत बहुत डेवलपिंग है, इसीलिए जापान आप सबको पता है काफी ज्यादा डेवलपमेंट कर चुका है और जर्मनी आप सबको पता है। तो पहला बात तो भारत को लगातार, फ्रांस जो है वो सबसे पहला नेशन है जो लगातार चाह रहा है कि यूएनएससी में जब भी रिफॉर्म्स हो इंडिया को ऐड किया जाए। पहला चीज देखिए, सारे कंट्रीज फेवर करते हैं और थैंक्स टू चाइना, क्योंकि वो वीटो करके ब्लॉक कर देता है, वरना बाकी चारों जो नेशंस हैं वो सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो MTCR जो है यहाँ पे बात करा गया है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, ठीक है, इसका भारत जो है वो सदस्य भी बना है। और वासेनार अरेंजमेंट और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, इसके बारे में आप थोड़ा सा होमवर्क ये रहेगा कि खुद से आप पढ़ सकते हैं। देखिए MTCR जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम जो है वो बेसिकली कहीं ना कहीं एडवांस्ड वेपन्स और मिसाइल्स के बारे में बात कर रहा है। वासेनार अरेंजमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब यूएसए जो है वो इंफॉर्मेशन साझा कर सकता है भारत को, तो जो भी देश इसके अंदर शामिल होंगे, एक कंट्री दूसरे कंट्री को इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। तो चाइना अगर भारत के लिए थ्रेट है तो यूएसए अगर उसको पता चलता है तो वो शेयर कर सकता है इंफॉर्मेशन अंडर वासेनार अरेंजमेंट। और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो है वो केमिकल्स को डील करता है, जो हैजर्डस केमिकल्स हैं उसके बारे में वो डील करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फ्रांस जो है वो एक्टिवली सपोर्ट करता है। अच्छा, चाइना इज नॉट अ पार्ट, चाइना यहाँ पे पार्ट नहीं है। हाँ, इंडिया एनएसजी का मेंबर नहीं है, ठीक है, एनएसजी का मेंबर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जो है इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। और चाइना जो है अगेन यहाँ पे ब्लॉकेट लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर हम एनएसजी का मेंबरशिप हमको मिल जाए तो हमको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लेने में और आसानी होगा। हालांकि लगातार कहा जाता है इंडिया को कि भाई आप नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है NPT, इसको आप साइन करिए। अब NPT जो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यहाँ पे आप देखिएगा तो इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। इंडिया के साथ साथ में आप देखिएगा तो इजराइल भी सिग्नेटरी नहीं है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया एक समय में हुआ करता था, अभी नॉर्थ कोरिया भी नहीं है।
तो ये आपको कुछ नेशंस ध्यान रखने हैं। पाकिस्तान भी नहीं है, और इसीलिए नहीं है क्योंकि बेसिकली भारत इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान साइन नहीं करेगा तो हम साइन करके क्या करेंगे, तो ये एनपीटी। इसीलिए खैर आपको ध्यान रखना है कि हम नो फर्स्ट यूज का ही न्यूक्लियर पॉलिसी लेकर के चलते हैं। तो आप मेंस में कभी भी आप लिखिएगा तो आपको ये याद रखना है कि नो फर्स्ट यूज का हमारा खुद का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि फ्रांस वो कंट्री है यहाँ पे हमने मतलब मान लीजिए आप न्यूक्लियर वाला एस्पेक्ट लिख सकते हैं इस तरीके से। इसके अलावा आप देखोगे तो सबसे ज्यादा रिपब्लिक डे इवेंट्स में आने वाला भी कंट्री फ्रांस है। इस साल कौन आया है या कमेंट करके प्लीज बताइएगा। इस साल का जो 2024 का रिपब्लिक डे रहा है, चीफ गेस्ट कौन रहा है, हम चाहेंगे कि जो सिंसियर है वो कमेंट करके बताएंगे। इसके अलावा भी कई सारे डायमेंशंस हैं। देखिए अब जब भी हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं अलग अलग डायमेंशंस, एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात कर ले तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इकलौता ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर्स भारत में है, गुरुग्राम में, हरियाणा में, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है कि किस तरीके से हम रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसका यूज करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, जो कि बेसिकली नॉन रिन्यूएबल जैसे कोल वगैरह जो है बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन कर रहे हैं। तो इसीलिए उस कार्बन एमिशन को कम करने के लिए वैसे भी भारत का टारगेट क्या है कि हम नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव करेंगे, कितना, बाय 2070। तो नेट जीरो कार्बन का हमारा जो टारगेट है 2070 तक का, इसके लिए आईएस से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी बेसिकली हम देखेंगे, ये आप नोट डाउन अगर कर चुके हो तो हम आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं किए तो आप पॉज कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले, देखिए रीयूनियन आइलैंड एक है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी में दिखा सकते हो कि रीयूनियन आइलैंड है और वो बेसिकली फ्रांस का ही वो नेवल बेस मतलब है। तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि उसने इंडिया को एक्सेस दिया है और ये इंडियन ओशन में लाई करता है। और आप सबको पता है इंडियन ओशन आज के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ओशन बन चुका है, ट्रेड के ही पर्सपेक्टिव से नहीं, इंपॉर्टेंट सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के लिए भी। इसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो करा है, सेकेंड इंडिया चाइना वॉर, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर के देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इंडियन ओशन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो फ्रांस एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशन है उस एस्पेक्ट पे। फ्रांस लगातार हर डायमेंशन से हमें सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे ये हमने बेसिकली कवर कर लिया है कि किस तरीके से एरियाज ऑफ कोऑपरेशन रहा है। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से डिफेंस में भी आप सबको पता होगा राफेल फाइटर जेट्स जो है, ये आप देखिए सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट जो सप्लायर रहा है फ्रांस, वो 2017 से 2021 तक आप मींस में ये डेटा कोट कर सकते हैं कि फ्रांस हैज इमर्ज्ड एज अ की डिफेंस पार्टनर फॉर इंडिया। ये दिखाता है कि कितना ट्रस्ट है दो देशों के बीच में। तो 2017 से 2021 तक जो है वो सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर रहा है। इसके अलावा कई सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स जैसे कि राफेल फाइटर जेट्स, ठीक है, मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट और स्कॉर्पियन सबमरीन्स, ये आपको ध्यान रखना है। राफेल तो कॉमन है, ठीक है, राफेल के अलावा भी आप देखोगे तो स्कॉर्पियन के आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एटलीस्ट ये दो आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा भारत और फ्रांस जो है वो नेवल एक्सरसाइजेस फॉर दोस हु आर प्रिपेयरिंग सीडीएस, सवाल डायरेक्ट आता है। नेवल में वरुणा है, एयरफोर्स में गरुड़ है और आर्मी के साथ में शक्ति है, ठीक है। तो ये आप तीनों ध्यान रखिएगा कि गरुड़ जो है वो नेवल में है, वरुण जो है बेसिकली गरुड़ एयरफोर्स में है, माफी चाहेंगे, ठीक है। गरुड़ वैसे भी आपको ध्यान रखना है, मतलब बहुत शायद आसान होगा आप सबके लिए, नॉर्थ इंडियंस के लिए स्पेशली। वरुण जो है बेसिकली ये भी वरुण देवता के नाम से ही रखा गया है, नेवी, और साथ ही साथ में शक्ति जो है आर्मी, ठीक है। तो ये सीडीएस सीएपीएफ वालों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट देखते हैं तो कई सारी यहाँ पे जॉइंट पेट्रोलिंग, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, और ये आपको हम बताए इस तरीके से इंडियन ओशन देखिए यहाँ पर भी दिया गया है कितना इंपॉर्टेंट है फ्रांस, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्या है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन में जब भी हम बात करेंगे तो देखिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन में आपको बता दें हम कि भारत और फ्रांस जो है वो इकोनॉमिक पार्टनरशिप बहुत बेहतर है इनका। लगभग 13.4 बिलियन डॉलर्स तक का इन्होंने ट्रेड करा है 2022-23, ठीक है। और इसी के साथ साथ में एक्सपोर्ट्स जो है भारत का वो क्रॉस किया है 7 बिलियन डॉलर्स का, मतलब हम यहाँ पर ट्रेड सरप्लस में है। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत जब भी ट्रेड करता है फ्रांस के साथ में, हम चाइना के साथ जब करते हैं तो हम ट्रेड डेफिसिट में होते हैं, लेकिन हम इनके साथ में जब कर रहे हैं तो ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या है कि हमारा जो इंपोर्ट है वो कम है और जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा है, ठीक है। तो ये बेहतर है क्योंकि टोटल लगभग 13 ट्रिलियन में हम 13 बिलियन में हम 7 बिलियन जो है वो लगभग आराम से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये फ्रांस एक अच्छा पॉइंट ये भी है कि 11 लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है। तो जो एफडीआई आता है, एफपीआई आता है, ये आपको देखने को मिल जाएगा कि फ्रांस उस एस्पेक्ट पे नंबर 11 पे आता है। और अलग अलग फ्रेंच एस्टैब्लिशमेंट्स का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रांस इसीलिए इकोनॉमिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं
नेक्स्ट यहाँ पर आपको हम दिखाए एनर्जी एंड क्लाइमेट, यहाँ पे हमने देख लिया है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का भी पॉइंट और एनर्जी में किस तरीके से फ्रांस सपोर्ट करता है, साथ ही साथ में आईएसए का भी पॉइंट यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। तो क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव पे काफी इंपॉर्टेंट रहा है। साइंस एंड टेक की जब हम बात कर लेते हैं तो साइंस एंड टेक देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से कौन से पॉइंट्स हैं। तो फ्रांस का जो सीएनईएस है, जैसे हमारे यहाँ इसरो है, वैसे वहां का जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम सीएनईएस है। तो इनके साथ में पार्टनरशिप है क्या, जॉइंट विजन फॉर स्पेस कोऑपरेशन 2018 में ही हुआ था साइन। फिर भारत और फ्रांस जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन पे काम कर रहे हैं जिसका नाम होगा कृष्णा। डायरेक्ट सवाल बनेगा प्रीलिम्स में, ये कृष्णा जो है वो कौन से कंट्री के साथ में है, या वो फ्रांस के जगह यहाँ पे लिख देंगे कि यूके के साथ में है या रशिया के साथ में है। तो आपको ध्यान रखना है इंडिया एंड फ्रांस जो है वो जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन, अर्थ को ऑब्जर्व करने का काम, ठीक है। आप बेसिकली अर्थ ऑब्जर्वेशन जो है वो पीएसएलवी पोलर सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल जो मिसाइल्स हैं बेसिकली मतलब ये जो व्हीकल्स होते हैं ये ऑब्जर्वेशन करने का काम करते हैं। जीएसएलवी जो है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को, जीएसएलवी जो है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए होता है, लेकिन पीएसएलवी जो है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के लिए होता है। ये भी आप बेसिक ध्यान रखिएगा। तो ये आपको मतलब भारत और फ्रांस जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर पार्क जैतापुर महाराष्ट्र। अगेन न्यूक्लियर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए भारत और फ्रांस मिलकर महाराष्ट्र के जैतापुर में बेसिकली एटॉमिक पावर प्लांट जो है उसके बारे में यहाँ पे बात करा गया है। फ्रांस इज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री जिसने यूपीआई पेमेंट सिस्टम भी लिया है। अगेन देखिए कितना इंपॉर्टेंस दिखाता है कि यूपीआई को भी फ्रांस एक्सेप्ट करने वाला पहला यूरोपियन कंट्री बन चुका है और ये विन विन सिचुएशन है, ठीक है, ये विन विन सिचुएशन है और ये सारे पॉइंट्स जो है वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं तो बेसिकली ये ओवरऑल डायस्पोरा की हम बात कर लेते हैं। देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा हमारा आबादी है और भारतीय हर जगह है, बड़े बड़े कंपनीज के आप सीईओस को देखिएगा तो सारे के सारे जो है वो भारतीय ही हैं। अब डायस्पोरा जो है तो लगभग 1,09,000 इंडियंस हैं जो बेसिकली मतलब फ्रेंच एनक्लेव जैसे पुडुचेरी, कराईकल, यानम, माहे, चंदन नगर ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। और इनिशियली हिस्ट्री आप सबको पता है, कार्नेटिक वॉर, ठीक है, तो आप नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़िएगा उसके बारे में। रीयूनियन आइलैंड हमने डिस्कस करा इसके बारे में। इसी के साथ साथ में आपको ग्वादेलोप और मार्टिनिक और सेंट मार्टिन भी आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन में अगर कहीं गलती हुई हो तो माफी चाहेंगे। तो ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि डायस्पोरा जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं। और ये ओवरऑल फ्रांस का मैप आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर नीचे स्पेन है, इधर आपको इटली देखने को मिल जाएगा, जर्मनी भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, स्विट्जरलैंड भी कर रहा है और बेल्जियम भी कर रहा है। यूके और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल लाई कर रहा है, ऊपर आप नॉर्थ सी देख रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी भी कंट्री को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आसपास के भी कंट्रीज को, नीचे आप मेडिटेरेनियन सी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से ऑब्जर्व करिए। यहाँ पे आपको कैपिटल पेरिस देखने को मिल जाएगा फ्रांस का, और फ्रांस के ही कैपिटल पेरिस में आपको एक ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर एटलीस्ट अगर आप लोग को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है और अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं आपको, वो बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करिएगा, द फर्स्ट इज FATF, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये आपको देखने को मिलेगा। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो पेरिस में ही है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा किस तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो इनिशियली ग्रे लिस्ट में हुआ करता था, अभी वो बाहर निकला है। ईरान आपको देखने को मिलेगा इसके ब्लैक लिस्ट में है। तो ये जो कंट्रीज आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं उसको इसमें प्लेस किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा और इसके अलावा आप बाकी ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने ओवरऑल पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश करी है। तो आप बताइएगा कि किस तरीके से आपको चीजें लगी हैं और क्या कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको हेल्प हो रहा है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा और साथ ही साथ मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा ताकि हम और बेहतर कंटेंट के साथ आप तक पहुंच पाए। और अपना प्यार बनाए रखिएगा। वीडियोस को प्लीज पूरा देखा करिए। देखिए आप में से कई सारे लोग होते हैं वो वीडियो को बस थोड़ा सा देखें और मतलब वो निकल गए। अगर आपको नहीं देखना है तो आप मत क्लिक करिए, लेकिन अगर आप आए हैं चैनल पर तो आप वीडियो को पूरा देखिए, एटलीस्ट एक आप देखिए, उसके बाद आपकी मर्जी है, तब आप कमेंट करिएगा तो बहुत जस्टिफाई भी लगता है। तो इसीलिए ये हार्डवर्क के लिए एटलीस्ट आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।